बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। उस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या है, क्या सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि शहबाज शरीफ साहब जो कि ऑपोजिशन लीडर हैं, क्या हुकूमत उनसे मुशावरत करेगी? फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो ये बात वाज़े तौर पर आज काबीना की मीटिंग के बाद कह चुके हैं कि हम शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं करेंगे, क्योंकि उनसे मुशावरत ऐसी ही होगी जैसे किसी चोर से पूछा जाए कि भाई तुम्हारा तफ्तीशी कौन होगा। जबकि बाबर अवान साहब, जिन्होंने कुछ देर पहले जियो न्यूज से बात की, इस हवाले से अपडेट भी किया, उन्होंने फरमाया कि चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक अभी भी उस अमेंडमेंट ड्राफ्ट के अंदर, उस ऑर्डिनेंस के ड्राफ्ट के अंदर शामिल है। तो इस हवाले से बात होगी और क्या तरमीम आ रही है। कुछ अच्छी तरमीम का भी जिक्र किया जा रहा है जो कि मिसिंग थी ओरिजिनल नैब ऑर्डिनेंस के अंदर। उस हवाले से बात होगी आज के प्रोग्राम के अंदर। और साथ ही साथ ये कि जो पंडोरा पेपर्स रेवोल्यूशन सामने आई, जिसके नतीजे में ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है कि जो तरीकाकार हुकूमत की तरफ से अपनाया गया है वो नहीं है जिसके हवाले से इमरान खान साहब किसी ज़माने में कहा करते थे कि ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जबकि हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म का जो इंस्पेक्शन सेल है, उसके तहत एक स्पेशल सेल बनाया है, जिसके नतीजे में जिसके तहत ये तमाम कार्रवाई आगे चलेगी। इदारे उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के बाद सज़ाओं का या इदारों तक इस पूरे मामले को ले जाने तक का पूरा मामला डिस्कस किया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा, कोई नी जर्क रिएक्शन इस हवाले से हुकूमत की तरफ से नहीं आया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वेलकम किया है इस सारे प्रोसेस को, जो कि एक अच्छी बात है, और बड़े प्रॉम्प्टली हुकूमत ने इसके ऊपर एक्ट भी किया है। लेस देन 24 आवर्स वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर ऑलरेडी इस बात को डिस्कस कर लिया गया था कि एक सेल बनाया गया है। ऑपोजिशन को ये बात क्यों अच्छी नहीं लग रही, ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अपनी जो उनका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, उस हवाले से एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। कोशिश करेंगे अगर वक्त भी बात करेंगे, क्योंकि कुछ दिलचस्प बातें उसके अंदर लिखी गई हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपका। जनाब फ़ाद हुसैन साहब मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ के मुताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया फ़ाद साहब आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब फॉर्मर गवर्नर हैं सिंध के, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के तर्जुमान हैं, हमारे साथ कराची से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। जब मैंने शिबली साहब का तारुफ करवाया तो शिबली साहब मुस्कुरा रहे थे, और वो प्रोग्राम से पहले मुझे पता है वो क्यों मुस्कुरा रहे थे। शिबली साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं होगी। बाबर अवान साहब ने कहा कि अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक शामिल है। मुशावरत होगी या नहीं होगी चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से? पहले अगर मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्तों से पूछ लिया जाए कि इनका क्या ख्याल है, तो फिर मेरा ख्याल मेरी जगह, ये फाद साहब बहुत एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, मेरी जगह यहाँ कोई भी बैठा हो तो वो हमेशा ये चाहेगा कि वो हुकूमत से पूछे, क्योंकि जाहिर बात है हुकूमत के अंदर आप हैं, वफाकी काबीना के अंदर आप आज मौजूद थे, फैसलों का इदराक आपको है, खबरें आपके पास हैं, और मैं ये बात कह भी सकता हूँ कि खबर है आपके पास। तो शिबली साहब जरा मेहरबानी कीजिए, अब तो मैंने आपके आगे चाय भी रखवा दी। चले ठीक है। देखें, बात यह है कि जहाँ तक कि आपने फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया, देखें हमारी पोजीशन एक प्रिंसिपल्ड पोजीशन रही है कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन हो या लीडर ऑफ द हाउस हो, अगर वो कंप्रोमाइज हैं लीगली, उन पे मुकदमे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वो इदारा कर रहा है जो कि कर रहा है नैब की सूरत में, तो उससे मशवरा लेना कि जी हम किसको नैब का चेयरमैन लगाएं, मेरा ख्याल है कि पहली बात तो ये मैं मुख्तलिफ जगहों पे कहता हूँ कि शहबाज शरीफ को खुद ही विड्रॉ कर जाना चाहिए एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, बिकॉज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि चूँकि उनके केसेस नैब में चल रहे हैं, तो उनकी मंशा से बनाना किसी भी नैब के चेयरमैन को, मेरा ख्याल है किसी भी जगह पे आप जाएं, किसी माशरे में ये तुक नहीं बनती है। जिस तरह के फवाद चौधरी ने भी कहा कि पूछे किसी उससे कि किसको आपका तफ्तीशी कौन होना चाहिए। अब ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर है एक कानून एक कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि जी जब नैब की उसकी नॉमिनेशन होगी तो किस तरह मशवरा होगा लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन में। अब ऐसे स्टेलमेट में एक ऐसी सिचुएशन जो कि पहले कभी पैदा नहीं हुई है, तो ज़ाहिर है कि उसमें कानून की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए लाया जा रहा है ये ऑर्डिनेंस, जिसमें कि एक तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है, जिसमें कि
अगर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन अगर वो इस किस्म की सिचुएशन में हो जिसमें उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज्ड हो इन द सेंस दैट दे आर अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी और अफेक्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट, तो उसमें उनको नहीं होना चाहिए। तो वो तरीक़ेकार ये कल के ऑर्डिनेंस में होगा, यानी कि पार्लिमानी कमेटी के पास जाएगा ना मामला। बिल्कुल जी, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के अंदर होता है कि अगर कोई डेडलॉक हो जाए तो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है। यानी फवाद चौधरी साहब का स्टांस अपनी जगह मौजूद है और आप ये कह रहे हैं कि वो हुकूमत का स्टांस है और वो दुरुस्त है, बिल्कुल, कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं होगी। लेकिन एक पहला स्टेप तो होता है ना कि वज़ीर आज़म अपने नाम देते हैं, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो अपने नाम देते हैं, वो तो आप करेंगे ना, स्टार्ट तो करेंगे ना प्रोसेस, तब पार्लिमानी कमेटी पे जाएगा ना अगर डेडलॉक हुआ तो। देखें ये जो ऑर्डिनेंस है तो इसमें ये चीज़ बड़ी क्लैरिटी होगी। इसमें और भी 2-3 और चीज़ें भी हैं जिसमें कि ऑलरेडी ये प्रेस में आ भी चुका है कि ट्रायल कोर्ट के पास बेल का एग्जैक्टली इख्तियार होगा और वो जो गिरफ्तारी वगैरह का ये सारी चीज़ें, तो उसमें ये भी शामिल है कि ऐसी सूरत हाल में क्या होना चाहिए और क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा, तो वो कल के उस ऑर्डिनेंस में ये वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा जुबैर साहब, ये बात अभी जो शिबली साहब फरमा रहे हैं ये अपनी जगह पर मौजूद है, क्योंकि जो बात मेरे नज़दीक ये एक इबाम मुझे ज़रूर था कि जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है वो शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत के हवाले से की है। शिबली साहब ने कहा है कि उसके अंदर एक प्रोसेस ऐड होगा जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के अंदर होता है। लेकिन बात अपनी जगह वही है, ये आपसे बात करना नहीं चाहते और शिबली साहब कह रहे हैं उसके अंदर कुछ हमने एडिशंस की हैं उस ऑर्डिनेंस के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये मामला शुरू होगा, यानी लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई नाम तो देंगे। अभी ये मुनीब बड़ी इंटरेस्टिंग इन्होंने 2-3 चीज़ें कही कि अंडर इन्वेस्टिगेशन शहबाज शरीफ के हवाले से। इन्होंने दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी अगर मैं इनसे पूछूं कि ये जो पेंडोरा लीक्स हैं इसमें शौकत तरीन की इन्वेस्टिगेशन होगी ना, जाहिर सी बात है, और क्या उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा सिटिंग एज फाइनेंस मिनिस्टर, और जो इदारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे वो उनको ही रिपोर्ट करते हैं। इससे ये होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि जी जो आपके तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इस वक्त तो लीक्स सामने आ गई हैं और वही जुमले और वही चीज़ें और वही एंगर और वही जो पैशन था जो इमरान खान ने शो किया था जब पनामा लीक्स आई थी तो हमें तो मुजरिम करार दे दिया था ना। अभी ये कह रहे हैं उसी स्टैंडर्ड्स को, मैं तो उस स्टैंडर्ड्स को भी नहीं, मैं तो दुनिया के नॉर्मल वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स के तहत कहूँ कि कोई ऐसे हो सकता है कि जी इतना ब्लेटेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो और फाइनेंस मिनिस्टर साहब चलते रहे या दूसरे मिनिस्टर्स जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर जो कि कैबिनेट को हेड करते हैं उन्हीं के नीचे सेल बना पेपर्स को। मुझे सिर्फ अगर हम चेयरमैन नैब के हवाले से रहे, पिक कर रहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होती क्या चीज है। ठीक है सर, मुझे बताएं, लेकिन एक बात तो फैक्ट है जुबैर साहब, अगर इफ यू अलाउ मी सर, अगर मुझे ऐड करने दे कि शहबाज साहब के खिलाफ ये बात तो फैक्ट है ना कि शहबाज साहब बहुत मोतरज़ हैं कि जी नैब का बड़ा मुतासिबाना रवैया है, शहबाज साहब नैब के अक्यूज्ड हैं, उनके मामलात ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, और अगर शहबाज साहब से कंसल्ट किया जाएगा तो बकौल शिबली साहब के इस बात के अंदर किसी ना किसी हद तक तो वजन है कि शहबाज साहब किसको नॉमिनी बनाएंगे। वो तो ये चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स हो हु सॉफ्ट टुवर्ड्स देम, या वो ऐसा नॉमिनी चाहेंगे जो जिसको वो समझते हैं कि ये बड़ा इम्पार्शियल है, लेकिन हुकूमत की नज़र में वो इम्पार्शियल नहीं होगा। देखें ये तो एक कानून है, बड़ा क्लियर है कानून, उसमें ये इफ्स एंड बट्स नहीं लगी हुई कि अगर नैब ने एक्यूज़ किया हो किसी शख्स को तो उससे मशवरा नहीं किया जाएगा, ऐसा तो कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लिखी। दैट इज़ वाई दे नीड एन ऑर्डिनेंस टू ओवरराइड दैट लॉ। अगर कोई मसला था, अगर बड़ा क्लियर है, अगर कानून बड़ा क्लियर है तो कानून पहले लेके आ जाते, आज से महीना पहले 1.5 महीना पहले कानून लेके आ जाते, वो चेंज कर देते कि जी ये चूंकि ये कन्फ्लिक्ट होता है तो इफ्स एंड बट्स इसमें ऐड कर दें कि वजीर आजम को लीडर ऑफ द हाउस को फिर इजाज़त होगी। दूसरी बात ये है कि अभी तक जो इस वक्त सिचुएशन है कि शहबाज शरीफ साहब को आपने 2 दफ़ा जेलों में भेजा है, रेफरेंसेस आपने फाइल नहीं किए, और उनके अगर जो डिटेल्ड जजमेंट्स हैं लाहौर हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की जिसमें अपील की थी नैब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वी हैव ट्राइड टू फाइंड द वेयर इज करप्शन, मतलब ये कहा। और आप उसी नैब जो डिस्क्रेडिटेड है पूरी दुनिया में
एक पाकिस्तान के लिए एक बैड इमेज है, जिसका ऐसा परफॉर्मेंस है कि मेरा ख्याल है दुनिया में कोई भी उसको ओन नहीं कर सकता। उसी को एक्सटेंड करने के लिए अगर जावेद इकबाल साहब को किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है हम क्या कर सकते हैं। दे वांट टू क्रिएट अ वन पार्टी स्टेट जिसमें कोई ऑपोजिशन ही ना हो। इतनी जल्दी तो शायद मुशावरत भी नहीं हो पाएगी, लेकिन फाद साहब एक बात है, शिबली साहब फरमा रहे हैं कि हुकूमत का स्टांस है जी कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत नहीं होगी। अटॉर्नी जनरल का अभी भी, एज वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम, अभी भी यहाँ पर टिकर चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे। सो असल पोजीशन है क्या है? शिबली साहब जो फरमा रहे हैं, जो फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है अभी भी। देखिए, असल पोजीशन तो मुनीब तभी सामने आएगी जब वो ऑर्डिनेंस का टेक्स्ट है वो हमारे सामने आएगा। ऑब्वियसली जो फैसला हुआ है उसके हवाले से अब ये बातें हो रही हैं, लेकिन असल चीज़ जो मेरे ख्याल में, क्योंकि देखिए ऑर्डिनेंस तो आ जाएगा ना, अगर उन्होंने अनाउंस कर दिया तो अभी नहीं तो थोड़ी देर में सामने आ जाएगा जो उसका टेक्स्ट है। ये बात तो क्लियर होगी। शिबली साहब ने जो बात की है, मेरे ख्याल में वो अभी तक तो मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट की पोजीशन यही है कि जी हमने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं उनसे बात नहीं करनी। लेकिन उसके साथ साथ जो ये मैं सुन रहा हूँ कि जी ऑर्डिनेंस में ये भी है कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि अगर मुशावरत उस तरीके से नहीं हो पाती और कंसेंसस नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। पहले जो मौजूदा कानून है उसमें जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो ये कि अगर ये कंसेंसस नहीं हो पाता तो फिर वो मामला लटकता रहता है जब तक कंसेंसस नहीं होता। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो तरीकाकार है या केयरटेकर गवर्नमेंट अपॉइंट करने का जो तरीकाकार है, उसमें अगर वो मुशावरत के जरिए कंसेंसस नहीं होता तो फिर एक और हल है आगे। तो मेरे ख्याल में ये जो ऑर्डिनेंस आ रहा है, जो अभी तक मुझे लग रहा है, वो ये है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का जो मुशावरत का जो पूरी शिक है उसको शायद मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना करें, लेकिन एक वे आउट निकाल लें। बट सर वो बात तो अभी अपनी जगह रहेगी ना, कि फैक्ट ये है कि शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, दूसरी चीज उसके साथ कंटिजेंट है वो उसको फॉलो कर रही है ना। पहला स्टेप तो हुकूमत को लेना पड़ेगा, शहबाज साहब भी अपने नॉमिनी देंगे, प्राइम मिनिस्टर भी देंगे। देखिए, ये अगर तो जो सामने आ रही है, जो अभी आप कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है अटॉर्नी जनरल की तरफ से, अगर तो वैसे ही है कि बिल्कुल मुशावरत होनी है, तो फिर तो वो आपकी बात दुरुस्त है कि पहला स्टेप में दोनों तरफ से नाम आने होंगे, और वो नाम दोनों एक दूसरे के नहीं मानेंगे, एक मुद्दत का तयन होगा कि जी इतने अरसे तक अगर नहीं माने गए तो ऑटोमेटिकली मामला चला जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। अगर तो ऐसा है तो फिर वो पहला स्टेप जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं वो तो फिर मौजूद है। अगर शिबली साहब, ये जो भी फाद साहब ने भी इसको हमने कोशिश ये कर रहे हैं, अब आप क्योंकि कैबिनेट के अंदर से वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर्स, सर ये जरा थोड़ा क्लैरिटी से बताइए कि पहला स्टेप तो आपको लेना पड़े। चले शहबाज शरीफ साहब को साइड पे कर दें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, प्राइम मिनिस्टर साहब और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उनकी मुशावरत से तो स्टार्ट होगा ना, नाम तो दोनों देंगे, तो फिर शहबाज साहब से कैसे मामला? नहीं, देखें बात ये है कि पहली बात तो इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि देखें कि मैंने कहा चाहे वो लीडर ऑफ द हाउस हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो, द पर्सन नॉट द ओदा तो है, ठीक है, उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहा है उस वक्त, दैट मैटर्स, because if that person, be it the leader of the house, that is in that case prime minister, or leader of the opposition, which in this case is Shehbaz Sharif, अगर तो उन पे केसेस हैं, उनका नैब से डायरेक्ट वो उसके बेनिफिशियरी या अफेक्टी हो सकते हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं, मेरे मेहमान फहद भी हैं, आप भी हैं, जुबैर भी हैं, कि देखें ऐसी सूरत हाल में चूंकि कोई रास्ता तीसरा है नहीं कि मशावरत करनी होती है लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, इन दोनों ने करनी होती है, नाम देने होते हैं, उस पर होते हैं, वो नहीं होता फिर वो जाता है, उसको छोड़ें आप। पहला स्टेप ही इसमें जहाँ पे कि कोई कानून कोई रास्ता नहीं देता, ऐसी सिचुएशन नहीं है, उसमें लॉ में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जिसमें कि इस स्टेलमेट को तोड़ा जा सके। बिकॉज एक तो ये है ना कि जो नाम देंगे शहबाज शरीफ, वो भी तो अपने ही नाम देंगे ना। मतलब सर आप ये कह रहे हैं, शिबली साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जी पहला स्टेप उसमें ऑर्डिनेंस में शायद ये लिखा होगा कि अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, exactly. तो ये मामला डायरेक्टली पार्लिमानी कमेटी को चला जाएगा। नॉट नेसेसरी, उसमें ये होगा कि फिर तरीकाकार बताया जाएगा कि उस सूरत हाल में क्या होगा, ठीक है, हु विल डिटरमिन, ये उस स्नैप के ऑर्डिनेंस के शामिल है। यस, अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्या ये नई चीज है, ये नई चीज है, क्योंकि शिबली साहब ने आप क्लैरिटी से बताया है कि अगर इस केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब हुकूमत के हिसाब से कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके वो नैब के अक्यूज्ड हैं, फ्यूचर में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी, तो मामला तरीकाकार ये बताया गया है कि प्रिंसिपली तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रहेगा, लेकिन अगर उसकी पोजीशन वो है जो शहबाज शरीफ साहब की है, तो फिर मामला किसी और तरीके से होगा। yes. और वो तरीका क्या है वो अभी हमें नहीं, वो अभी वंस द ऑर्डिनेंस, जुबैर साहब ये तरीकाकार होगा जी, शहबाज शरीफ साहब से शिबली साहब मेंटेन्स की मुशावरत नहीं होगी।
सर बड़ा सिंपल है ये, और मेरा जो जहां तक मेरा तज्जिया है और अंडरस्टैंडिंग है कि वो इन्होंने तो एक वन पार्टी फैसिस्ट स्टेट हम पहले दिन से कह रहे हैं, सो वो ऑर्डिनेंस में ये होगा कि चूंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, लॉ चेंज नहीं हो रहा, चूंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनसे मशवरा करना सही नहीं है इखलाकन और वॉट एवर, देयरफॉर प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस ओनली विल डिसाइड कि कौन होगा। बड़ा सिंपल है। नहीं, लेकिन यहाँ वो जिसके साथ हो रहा लेकिन वो अभी बाबर अवान साहब बता रहे हैं जुबैर साहब के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ मुशावरत की शिक शामिल है। आप इस केस में क्योंकि शहबाज साहब बकौल शिबली साहब के कॉम्प्रोमाइज हैं, तो नैब ऑर्डिनेंस जो नया तरमीमी ऑर्डिनेंस आ रहा है वो तरीकाकार बताएगा, और वो लीडर ऑफ द हाउस भी हो सकता है। उसी की बात कर रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब से तो मशवरा नहीं करना जी, विच मीन्स कि ऑपोजिशन से मशवरा नहीं करना। सो जब ऑपोजिशन को साइड पर कर दिया और वजीर आजम साहब लीडर ऑफ द हाउस, जाहिर सी बात है वो उनको तो कानूनन करना था, लेकिन चूंकि कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है इस वजह से देन ओनली ही इज लेफ्ट टू टेक द डिसीजन। अब वैसे भी वजीर आजम है और वो भी इमरान खान हो, शिबली साहब कह रहे हैं ये तो इमरान खान मतलब वजीर आजम पे भी लागू हो सकता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पे भी, कि अगर वजीर आजम बेनिफिशियरी है हो सकते हैं किसी अपॉइंटमेंट के, तो वजीर आजम के वो किया जा सकता है सर्कमवेंट। कौन से मुल्क की बात कर रहे हैं आप कि वजीर आजम पर लागू हो सकता है? तोशा खाना का केस आया था, अगर नैब फुर्ती दिखाता तो उन पर केस कर देता। अगर जो ड्रॉप किए केसेस हेलीकॉप्टर केस अगर उनके ऊपर होता तो वो भी कॉम्प्रोमाइज्ड होते। हमारे नजदीक तो वजीर आजम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। देखें शिबली साहब एक बात है, जी जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट होती है, ये ऑपोजिशन भी ये बात कहती है कि नहीं देखिए वहां प्राइम मिनिस्टर ने नाम दिए, एट द एंड ऑफ द डे सुल्तान सिकंदर राजा साहब वाज देयर नॉमिनी, गवर्नमेंट के नॉमिनी थे, तो वो कहते हैं नहीं देखिए फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है आपका इलेक्शन कमीशन के अंदर, वहां पर भी तो देखिए आप बेनिफिशियरी थे, आपका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, नॉट एट ऑल, बिकॉज उसको तो उन्होंने एंडोर्स किया ना। या तो ये कहते हैं कि जी आपका नॉमिनी है, हम इसको नहीं मानते हैं इसलिए कि ये आपकी पार्टी के केस सुन रहेंगे जो आने वाले होंगे, और बाय द वे सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं, इनके भी हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि उसके बारे में शोर मचाया हुआ है ना। नहीं, उधर मशवरा तो किया था ना। ओहो, केसेस तो उस वक्त भी चल रहे थे। देखें अभी बात, केसेस तो उस वक्त भी चल रहे थे। एक सेकंड जी, देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होता है और नैब का है बिल्कुल, जो कि जज जिसने के सामने आप पेश हो रहे हैं उसने जिसने फैसला करना है, आप उसके बारे में कह रहे हैं कि जी नहीं मुझे मुनीब नहीं चाहिए, मुझे जुबैर चाहिए। ये नहीं होता। ये एक सिचुएशन जिसमें के लॉ में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी। देयर इज नो प्रॉब्लम विद द ओरिजिनल लॉ कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द हाउस। उसमें एक प्रॉब्लम तो था ना सर कि एक्सटेंडेबल नहीं है वो उनका टेन्योर। दूसरा ये था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत, प्रिजम्पशंस है ना। देखिए ये तो प्रिजम्पशंस है। हम ये कह रहे हैं कि फैक्ट इज आल्सो दैट इन अ केस जिसमें के जो लॉ बन रहा था उसमें ये सिचुएशन नहीं अकर हुई थी कि जिसमें के यार फॉर एग्जांपल हम रिवर्स कर देते हैं, लेट्स से कि हैड इट बीन द प्राइम मिनिस्टर एग्जिस्टिंग इमरान खान हु इज एट द मोमेंट द प्राइम मिनिस्टर, राइट, और इधर शहबाज शरीफ हैं जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। अब अगर इन दोनों में से कोई भी जाती तौर पे अगर कंप्रोमाइज्ड है तो वो नैब तो डायरेक्टली, इलेक्शन कमीशन तो एक दूसरी पार्टी की बात, मतलब ये तो यहाँ तो क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती है, ये क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में फ्यूचर पर्पसेस के लिए भी चाहे लीडर ऑफ द हाउस हो यानी वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, कोई कॉम्प्रोमाइज है तो उसकी मुशावरत नहीं होनी चाहिए। मुनीब उसका कोई तरीकाकार होना चाहिए। अच्छा सर, मुझे एक चीज ऐड करने दें। जी जुबैर साहब, एक चीज मैं, इसका मतलब यह है कि कानून जो भी है, आइन जो भी कहता है, जब जरूरत होगी, जब वक्त होगी, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर रहे हैं। अगर इनको डर खौफ होगा तो ये कहेंगे ये कॉम्प्रोमाइज है, इनकी तरफ से आ ही नहीं सकता, ऑर्डिनेंस ले आएंगे, चेंज कर देंगे कानून। सर वो किसी चीज के बेस के ऊपर करेंगे ना। सर ये बात जुबैर साहब, ये फैक्ट तो अपनी जगह मौजूद है कि शहबाज शरीफ साहब एक्यूज्ड है, उन पे इल्जामात है, कन्विक्शन नहीं है उनकी, इल्जामात है। एक्यूज तो है। एक और भी फैक्ट है ना, एक और भी फैक्ट है, 3 साल से एक्यूज हैं और आज जो है उनके खिलाफ जो केसेस थे उसमें 3 जजमेंट्स आ चुकी हैं। सर वो 2 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट आ चुकी है। ये भी तो एक फैक्ट है। बेनिफिट शुड गो टू शहबाज शरीफ और शुड गो टू नैब। मतलब आप ये बताएं कि जावेद इकबाल को बेनिफिट मिलना चाहिए जिन गलत केसेस बनाने पर, या शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए जो इस वक्त एज वी टॉक हैज बीन। जावेद इकबाल साहब से भी ज्यादा एक और शख्सियत अहम थी, आप खुद बताएं ना, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। वो थे प्रोसिक्यूटर जनरल जिनको एक सेकंड जुबैर साहब, एक सेकंड, फाद साहब प्रोसिक्यूटर जनरल को इसी साल तौसीह मिली
बेसिकली तो प्रोसिक्यूशन करनी होती है ना नैब ने, अगर किसी को ट्रायल कराना है सब कुछ, उधर कोई बोला ही नहीं, उनको 3 साल एक्सटेंशन मिल गई, या जितने साल भी मिल गई एक्सटेंशन, कोई बोला नहीं और मिल गई बड़े आराम से। चेयरमैन नैब की बात तो अब आई है, बट जो आपने शिबली साहब को सुना है और जो स्टांस जुबैर साहब का कम अज़ कम इस मामले के ऊपर, ये तो फैक्ट है कि शहबाज शरीफ साहब की ज़ात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और फ्यूचर पर्पजेस के लिए भी कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा उससे मुशावरत नहीं होगी। देखिए मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, और मुझे लग ये रहा है कि अगर ये ऑर्डिनेंस इसी तरह का है, अगर तो ये ज़रूर चैलेंज होगा, और चैलेंज इसलिए होगा, अब वो आगे से अदालत उसको कैसे देखती है, अपोजिशन तो मेरे ख्याल में ज़रूर चैलेंज करेगी, और उसमें होगा ये कि जी जब आपने जो कानून जो बनाना जब आपने बनाया था तो आपने उसकी एक स्पिरिट ऑफ द लॉ रखी थी, ठीक है, क्या वो स्पिरिट ऑफ द लॉ इस ऑर्डिनेंस में रिफ्लेक्ट करती है कि नहीं करती। अगेन देखिए हमारी आज की डिस्कशन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड है, क्योंकि हमारे सामने टेक्स्ट नहीं है, कल को एंड मुमकिन है कि बहुत सारी जो बातें करें उसके ठोस जवाब हमें मिल जाएं, लेकिन इशू ये है कि शिबली साहब ने काफ़ी चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं। हाँ नहीं, बहुत हद तक उन्होंने आपको खबर तो दे दी है, लेकिन उसमें देखिए सवाल ये जरूर उठेगा कि कन्विक्ट होना यानी अक्यूज्ड होना या कन्विक्टेड होना, क्या इससे फर्क पड़ता है, ये सवाल उठेगा। शिबली साहब ने तो कहा है फर्क पड़ता है, और अक्यूज्ड भी है तो पड़ता है। हाँ, इस ऑर्डिनेंस में तो ये आ रहा है, लेकिन उसमें शायद कल को ये अदालत में अगर जाता है तो ये इशू उठेगा कि जी अगर वो सिर्फ अक्यूज्ड है और कन्विक्टेड नहीं है तो क्या ये उस तरीके से स्पिरिट ऑफ द लॉ। एक सेकंड में इसका जवाब दे दूं फहद को, सॉरी। देखें फहद, देखें जब एक्यूज होता है और एक शख्स ने फैसला करना है, वो जज है, नैब का जो चेयरमैन होता है उसने वो बड़े तरीके से वो उसका डायरेक्ट उसके साथ ताल्लुक है, तो अगर वो एक्यूज है तो उसकी तो और भी ज्यादा एक इंटरेस्ट लेवल है कि वो एक ऐसे शख्स को लगाए जो कि उसको रिलीफ दे सके। तो ये नहीं है कि जी वो अक्यूज है या कन्विक्टेड है तो फिर तो कोई बात ही ना होती, फिर तो कोई दूसरी मतलब फिर तो वो देखिए फिर शहबाज साहब यहाँ होते भी नहीं ना अगर कन्विक्ट होते तो। लेकिन अगर ब्रेक पे जाना है, सीधा पॉइंट्स ये हैं। शिबली साहब आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई भी कॉम्प्रोमाइज होगा वो मुशावरत नहीं होगी। शिबली साहब एक मिनट, जुबैर साहब, ट्रायल कोर्ट के अंदर बेल का इख्तियार होगा, आप ये एंडोर्स कर रहे हैं? जी, भी हो सकता है उसमें के जो इख्तियार है गिरफ्तार करने का उस पे वो होगा जो नैब चेयरमैन का, उसको महदूद किया जाएगा। यस, ठीक है। और मुकदमात की जल्दी को भी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो ये मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जो कि कल इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी। और देखें ये इसमें देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि हमने नॉन पार्टिजन, इतनी दफ़ा सेम पॉइंट रिपीट करते हैं, नॉन पार्टिजन आप देखें, आप नवाज शरीफ साहब के और मरियम नवाज के नुमाइंदे हैं, आप शहबाज शरीफ को इतनी अच्छी तरह डिफेंड नहीं कर रहे। मैं ये कहूंगा कि देखिए हमें कुछ हमें थोड़ी सी एक बैलेंस नॉन पार्टिजन पोजीशंस लेनी चाहिए। ये तो मैटर ऑफ कॉमन सेंस है कि जो शख्स, यू कैन नॉट बी जज इन योर ओन कॉज, राइट। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि एक आइदर टू लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो उसके लिए रास्ता तो होना चाहिए ना, एक प्रॉपर प्रोसेस। ठीक है जुबैर साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं, आप जरूर इस हवाले इस वक्त अगर कॉम्प्रोमाइज पोजीशन है जी, क्या जावेद, बिकॉज बात हो रही है जावेद इकबाल की एक्सटेंशन की जी, प्लीज अंडरस्टैंड, वो कल पता चल जाएगा। लेकिन अगर जावेद इकबाल की एक्सटेंशन की बात हो रही है तो कॉम्प्रोमाइज सबसे ज्यादा जावेद इकबाल है। जावेद इकबाल इज डिस्क्रेडिटेड। अगर पूरी ऑपोजिशन का मौकफ ये है कि जावेद इकबाल इज डिस्क्रेडिटेड, एंड बाय द वे सिर्फ ऑपोजिशन का नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी है और तमाम हाई कोर्ट्स का है, और बार बार कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज है, बार बार कहा गया है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। सो हम बात कर रहे हैं जावेद इकबाल की। ठीक है जुबैर साहब, एक सेकंड सर, जरा मुझे वक्त दीजिएगा। आप जावेद इकबाल साहब के ऊपर भी आ गए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जावेद इकबाल साहब आप कह रहे हैं कि वो डिस्क्रेडिटेड हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके खिलाफ बहुत सा मवाद है, और सबसे बड़ा मवाद वो है जो कि अदालती फैसलों के नतीजे में सामने आया है, जिसमें नैब के हवाले से कहा गया है कि ये सियासी इंजीनियरिंग का एक इदारा है और बड़ी बुरी प्रोसिक्यूशन है, कुछ साबित नहीं कर पाते। ये फैक्ट है, ये अदालतों के अंदर लिखा, अदालती फैसलों के अंदर लिखा गया है जो बेल ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक नया चेयरमैन नैब तैनात नहीं होता, जस्टिस जावेद इकबाल साहब भी कंटिन्यू करेंगे। होल्ड ऑन देखिए मुनीब, आपकी बातों से तो ये हमारे सुनने वालों को यही लग रहा है कि जावेद इकबाल भी कंप्रोमाइज या वो है। इस बात पे जुबैर साहब देखिए, ऑपोजिशन ने क्या उसकी तारीफें करनी है उसके सर, मैं ऑपोजिशन की बात तो छोड़े ना, मैं तो अदालती फैसले कह रहा हूँ। बेल ऑर्डर्स के अंदर क्या लिखा हुआ है आप देखें। नहीं,
अगर मतलब आप पढ़े कन्विक्ट हुए हैं वो। सर मेरी यार सुने ना, देखें बेल ऑर्डर किसी का भी आता है, मैं या थोड़ा चले शफी साहब ये एक बहुत लंबी बहस है। ख्वाजा साद रफीक का, ख्वाजा सलमान रफीक का फैसला आया, पूरी हिस्ट्री लिखती और नैब ने जो कुछ किया उसके अंदर, वो ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। मेरे लिए तो बारे में लिखा है या इन पर्सन के सर नैब की सरबराह भी तो होता है, नैब की कारकर्दगी के बारे में होता है ना सर। चले ठीक है, आप कल हम कहेंगे, कल कोई कहेगा नहीं वो फलाना इंडिविजुअल मिनिस्टर है उसकी कारकर्दगी है, वज़ीर आज़म को कोई लायबिलिटी नहीं वहां पर बनती है, हुकूमत की लायबिलिटी नहीं बनती। देखिए इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है, हम उसकी बात हो रही है, उसमें जो ऑक्यूपाई कर रहा है उस वक्त इस ऑफिस ठीक है। चलें बिल्कुल सर, इसको जरा हम मजीद डिस्कस कर लेते हैं एक ब्रेक के बाद। जी हमारे साथ रहिएगा। अहम इशू है जी, जुबैर साहब कह रहे थे हम उसको टाइम नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं। अभी देखिए इमरान खान साहब ने 2016 में जब पैनामा लीक्स आया था तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था, तो सुनिए। जिनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग करवाने में आया उनको आज स्टेट बैंक का नंबर 2 बनाया, और इसहाक डार जिन्होंने एडमिट किया मनी लॉन्ड्रिंग, वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनको एक जमहूरियत में ये चीजें बतानी पड़ेंगी। इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है, ये जो कर रहे हैं और हमारे से बैठ के इनके सारे, और वो भी मासूम चेहरा बना के और जवाब नहीं दे रहे और कह रहे हैं जी जुडिशल कमीशन बनाएंगे, अपना रिटायर्ड जज जो नवाज शरीफ के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेगा। मियाँ साहब आपने तो कभी क्रिकेट मैच भी अब एक न्यूट्रल अंपायर से नहीं खेला, आप तो अंपायर भी अपना खड़ा करके खेलते, कोई नहीं मानने लगा। मैं मियाँ साहब हम डिमांड करते हैं इनसे कि जुडिशल कमीशन हमें नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे। क्यों नहीं लिखा जी प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कमीशन बनाए? देखें पहली बात तो ये कि ये कल परसों की बात है, परसों प्राइम मिनिस्टर ने 9:30 एग्जैक्टली, तो एक दिन में अगर हम आप समझते हैं कि हम सारी चीज़ें कर लेंगे तो जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो इमीडिएट स्टेप इतने शॉर्ट टाइम में अगर आप कंपेयर करें, पहली बात तो ये थी कि उन्होंने ये बनाया, अपने जो प्राइम मिनिस्टर की जो इंस्पेक्शन टीम है उसके अंडर एक सेल बनाया है जो कि पहले इन सारे जो भी केसेस हैं उनको देखेगा कि कौन से मनी लॉन्ड्रिंग में आते हैं, कौन से मतलब FIA के को भेजना है, कौन से टैक्स के इश्यूज हैं। बिकॉज देखिए इसमें और भी बहुत से लोग हैं जिनके के नाम आए हुए हैं, तो आया वो FBR से पर्टेन करते हैं, वो FIA से पर्टेन करते हैं अगर मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, और इस तरह रिस्पेक्टिव इदारों से है। बट ये तो आपका तरीकाकार था ही नहीं। कौन से वाला? आप तो ऐसा सोचते ही नहीं थे। नहीं क्या मतलब हमारा काम नहीं, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के बारे में क्या कहते थे? देखिए पहली बात तो ये कि एक सेकंड सर सुन लेना, मैं आपको बताता हूँ, फिर आप कहें माइक इज योर्स। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें जिस पनामा का जो वो था, अच्छा, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे जी, उसमें ये था कि उस वक्त का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है, और उसके बड़े करीबी वज़रा, बिल्कुल ठीक है, पूरी फैमिली बिल्कुल ठीक उसमें थी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जी, यहाँ पे बड़ी कोशिश की गई कि लगाया गया कि प्राइम मिनिस्टर पे, तो बाहर की भी उसमें भी आया है कि मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर को मलाइन करने के लिए कि जी प्राइम मिनिस्टर तो खुद शामिल नहीं है, नहीं है ना शामिल। उसने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर तो खुद तो शामिल नहीं है, लेकिन उसके कुछ वज़रा हैं। अब आप मेरी देखे ना, सर 4 हो या 1 हो या 40 हो, गुजारिश है शफी साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नंबर कम या ज्यादा है भाई। सर मेरी यार सुनो ना, आपका तरीकाकार क्या था वो मैं वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान की 15 अगस्त 2016 की ट्वीट में जिसमें वो फरमाते हैं कि स्पेनिश मिनिस्टर रिजाइंस इन वेक ऑफ पैनामा लीक्स एंड नो इंक्वायरी कमेटी वाज नीडेड एज ही लॉस्ट ऑल मॉरल अथॉरिटी टू रूल। They have lost all the moral authority। आपका तो तरीका कार ही है ना, tell them to step down first, then face the investigation। अगर ये लोग तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान आपकी काबीना के जिनके आपके कॉलीग्स हैं, अगर ये इनोसेंट साबित होते हैं तो वापस अपने ओहदों पर आ जाएंगे। नहीं, और उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपने सुना नहीं है उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस से कहते हैं कि वो अपने नज़दीक अपने अंडर जो है तो एक वो बनाएं। जी, तो आप लिखते हैं ना चीफ जस्टिस को? हम लिख देंगे, हमें कोई इशू नहीं है सर। यार आप क्या बात कर रहे हो सर? आप क्या बात कर रहे हो? यहाँ पे एक चीज है जो कि अभी हुई है, ठीक है ना, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के इस टॉक शो में, इस वक्त हम 8 बजे के 24 घंटे में हम ये सारा उनको चार्ज भी कर दें, 24 घंटे के अंदर अगर मेरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ट्वीट करके कह सकते हैं मैं वेलकम करता हूं, 24 घंटे के अंदर अगर वो ये कहते हैं कि मेरे इंस्पेक्शन सेल के कमीशन के तहत एक सेल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसी 24 घंटे के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस वज़ीर-ए-आज़म के सिग्नेचर के साथ एक रिक्वेस्ट भेजी जा सकती है टू दी ऑनरेबल चीफ जस्टिस कि जनाब ये इम्पार्शियल कमीशन बनाया जाए आपकी सरबराही के अंदर और इसके ऊपर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपने तमाम काबीना के मेंबर्स जिनका नाम आया उन्हें ये कह सकते हैं कि भाई स्टेप डाउन। देखिए हमने माजी में हमारे वज़रा ने यही किया है
तो आप भी करें ना। देखें, बात ये है कि ये एक चीज है जो कि अभी आई है जी सर, और उसको 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और आप तवक्को कर रहे हैं कि जी हम 24 घंटे में हम भाई आप मेरे लिए बहुत मोहतरम सर, आप यही करते थे ना, नहीं, आपने तो यही कहा था ना सर। मेरी बात सुनो मुनीब, हमने क्या किया इस मुल्क में जी सर, हमने इस मुल्क में पहली दफा एक शख्स की लीडरशिप में जी हमने ऐसे लोगों को जो कि जिन्होंने कि इस मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी है, बिल्कुल ठीक है, हमने उनके अगेंस्ट एक जहाद किया है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हमारा मायार वही है, ठीक है, कि कोई भी इस मुल्क का पैसा लूट के ले जाएगा वो होगा, चाहे वो हमारी पार्टी का क्यों ना हो। सर ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। सर मैं आपकी हर बात को एंडोर्स कर देता हूं। नहीं, सर मैं आपको बता रहा हूं ना, देखें आप ये नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी, हमारी जो लीडरशिप है उसने हमेशा यही स्टैंड पकड़ा है कि हम किसी भी सिचुएशन में जहां पे कोई हमारा हो, अब आप कहेंगे अच्छा मुझे आप बताएं, बाय द वे एक मिनट बाय द वे मुझे आप बताएं, आपने कहा 4 वजीर हैं, कौन से वजीर हैं जरा बताएं मुझे आप। सर मेरी बात सुने, नहीं बता दें ना, नहीं मेरी बात सुने, मेरी मेमोरी ठीक नहीं है, मोहन सलाई साहब हैं, शौकत तरीन साहब हैं, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली के अंदर लोग हैं। खुसरो बख्तियार की फैमिली, मेरी बात सुने ना, उसका भाई है ना, मेरी बात सुने, मोहन सलाई साहब का नाम है, मैं आई एम जस्ट टॉक सर, मैंने कहा 1 हो 2 हो या 40 हो या कोई भी हो, ऑल आई एम सेइंग इज कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भाई इंक्वायरी नीडेड ही नहीं होती। हाँ। जब आपका ऐसा नाम आ जाता है तो ऑनरेबल तरीका ये आप स्टेप डाउन करें। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा था जब वो अपोजिशन में थे, आज वो वज़ीर-ए-आज़म है। अच्छा, तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करूं? नहीं एक्सपेक्ट तो देखें, एक्सपेक्ट तो जो वही चीज जो कि इमरान खान से एक्सपेक्टेड वो वही करता है सर, उन्होंने नहीं वो करते ही यही है। मैं आपको बताऊं उनके नजदीक वो अपने एक सेकंड अपनी जो 22 साल की जदोजहद है उसकी किसी एक इंडिविजुअल के लिए वो नहीं वो करते सर। आप जुबैर करना चाहिए, चले ठीक है सर, आपके अपना मौका है। जुबैर साहब मैंने शिबली साहब के सामने सारा सिनेरियो रखा है। उन्होंने कहा यार इस बात को तो अप्रिशिएट करें कि 24 घंटे के अंदर एक सेल बन गया है, आप लोग हर बात पे कीड़े निकाल रहे हैं। जुबैर साहब, एक तो मुझे शदीद इख्तिलाफ है, आपने एक प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड टाइम दे दीजिएगा, 2 मिनट 3 मिनट कम से कम दे दीजिएगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली बात ये है कि ये शिबली फराज साहब बिल्कुल बात सही नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने एज वजीर आजम अपना लाया अमल बता दिया है कि वो क्या करने जा रहे हैं। ये कह रहे हैं 24 घंटे में उन्होंने बता दिया है वो किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, सेल के थ्रू करेंगे। दूसरी बात मैं ये बता दूं, बिल्कुल हम चाहते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक शख्स जो कि फाइनेंस मिनिस्टर बैठा हुआ है उसके ऊपर इल्जामात हैं, शदीद संगीन इल्जामात हैं, और ये मैं वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं जो हमें इमरान खान साहब ने सिखाए थे, वही एंगर, वही पैशन, उसी के तहत कि जी अगर कैसे FBI डायरेक्टली रिपोर्ट करता है शौकत तरीन साहब को, और शौकत तरीन को छोटे छोटे वजीर नहीं हैं, भारी भरकम वजीर हैं और बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, उनके सामने टांगे कांपेंगी किसी FBI वाले को इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात मैं आपको बता दूं ये किस तरह से टरखाते हैं। आपको याद है आज से साल पहले या 1.5 साल पहले एक इशू आया कि जो स्पेशल असिस्टेंट्स और एडवाइजर्स हैं जो कैबिनेट में बैठे हैं वो कभी भी वो उन्होंने चूंकि इलेक्शन के थ्रू नहीं आए तो इलेक्शन कमीशन में अपने कागजात नहीं जमा कराए थे अपने एसेट्स वगैरह के हवाले से। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जी उन्होंने गोशवारे क्यों नहीं जमा कराए। मिसाल के तौर पर जुल्फी बुखारी 3 साल से पाकिस्तान में थे, उन्होंने टैक्स रिटर्न नहीं जमा कराया था और उन्होंने एक कागज पर लिख के दे दिया वजीर आजम को। हमारी जांच पड़ताल कैसे होती है, यहां उन्होंने वजीर आजम ने सबसे मांग दिया स्पेशल असिस्टेंट से और तमाम लोगों से, ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि भाई आप लॉ की क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे थे, आपने FBR में क्यों नहीं अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल किए, आपने FBR में अपने वेल्थ रिटर्न्स क्यों नहीं फाइल किए, और बड़े आराम से वजीर आजम ने कहा कि मैं सेटिस्फाइड हूं। अच्छा, किसको जमा कराए थे? वजीर आजम को, कैबिनेट सेक्रेटरी को। ये कौन सा तरीका होता है? नहीं, अगर हमारे से आप करते हैं, हमें तो पकड़ के अंदर बंद करते हैं पहले, फिर उसके ऊपर आप रगड़ते हैं 6-6 महीने और फिर कहते हैं कि जी ये इंसाफ का तरीका है, और अपने लिए कहते हैं कि वजीर आजम को डिक्लेयर करते हैं अपने एसेट्स। इस दफा भी यही होगा, वजीर आजम ने सेटिस्फैक्शन शो कर देनी है कि जी मोहन सलाई बिकॉज ही कैन नॉट गो अगेंस्ट हिज कोalition पार्टनर्स। कहीं ना अगर मोहन सलाई को स्टेप डाउन करने के लिए इनकी हुकूमत का तख्ता हो जाएगा। जुबैर यार आप देखें, इस मुल्क की मुश्किलात को दूर करें। एक सिंपल सा काम है, अपनी लीडरशिप से कहें कि जो जो उनके एसेट्स हैं उनकी
रसीदें जो है तो वो जमा करा दें, सारा ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा भाई, गल मुक जाएगी, गल मुक जाएगी। अच्छा चले किधर चले, वो तो पता नहीं कब मौकफ आता है या नहीं आता। एक ठीक है, वो अब शिबली साहब की मर्जी है। मैंने उन्हें बड़ा कोशिश की कन्विंस करने की, माने या ना माने। एक ब्रेक के बाद ही फात साहब के पास आ रहे हैं। फाद हुसैन साहब, हमारे हाथ बंधे होते हैं कि बहुत से म्यार इमरान खान साहब ने खुद सेट किए थे। शिबली साहब कह रहे हैं कि यार आप लोग अभी 24 घंटे मार के हुए हैं और आप लोगों ने कहना शुरू कर दिया वज़ीर आज़म ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। देखिए, इसमें तो कोई मेरे ख्याल दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में थे तो उनका एक मौक़िफ़ था और वो आपने पढ़ के भी सुनाया और भी कई बार उन्होंने कहा। अब उसको अगर आप सामने वो एक पैमाना रखें तो एक टेस्ट केस तो बन गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, और वो टेस्ट केस इसलिए भी है क्योंकि जो लॉजिक है कि जी अगर आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है और वो एक ऐसे इदारे ने करनी है जो आपके मातहत है तो एक इशू तो बनता है। अब ये जो 4-5 वज़ीर हैं उनमें मेरे ख्याल में सबसे जो ग्लेयरिंग केस बन रहा है ना वो शौकत तरीन साहब का बन रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन करनी है FBI ने और वो डायरेक्टली उनके नीचे है। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है, मुश्किल फैसला है, यानी अगर 1-2 दिन में नहीं हुआ तो मुझे इसमें कोई हैरत नहीं है, क्योंकि अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहना कि आप हट जाएं ऐसे मौके पे जब उनका सेनेट का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सर पे खड़ा तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और IMF से टॉक्स जो हैं वो होने जा रही हैं, तो ये कोई इतना आसान फैसला नहीं है। इसलिए मैं यहाँ तक तो जरूर 2 दिन 3 दिन 4 दिन का मैं लीवे दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसूल की बात करें और उस स्टैंडर्ड की जो कि इमरान खान साहब, शौकत तरीन साहब का केस जो है वो मुझे उस हवाले से थोड़ा सा कमजोर लगता है अगर मैं वज़ीर आज़म के नुक्ते नज़र से देखूँ। ठीक, भारत मैं अब ये एक ऐसी बात है जिसके ऊपर डेवलपमेंट आने वाले दिनों के अंदर होगी। शिबली साहब का मौका अपनी जगह मौजूद है कि वज़ीर आज़म ने बहुत प्रॉम्प्ट एक्शन लिया है और अपोजिशन को खामखा उसके अंदर कीड़े नहीं निकालने चाहिए, ना ही मीडिया को। शिबली साहब आपका बहुत शुक्रिया। फाद हुसैन साहब हमारे साथ थे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ थे। आज का प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।